गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम इस लेक्चर में बात करेंगे जिन जिन टॉपिक पर, वो है इलेक्ट्रिक सेल, टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीज को हम इसमें बहुत डिटेल में देखेंगे और डिटेल में एक एक पॉइंट पर बात भी करेंगे। बेसिकली सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग सेल पढ़ते हैं। सेल क्या है, हम लोगों ने अपनी हम लोग बहुत फेमिलियर हैं कि सेल क्या है और सेल को देखा भी है। तो हम लोग जो मार्केट में सेल आसानी से अवेलेबल है, जो टॉर्च में लगता है, वो इस तरीके का एक सेल है। ये एक सेल है, इसे हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं। ये बेटा वो वाला सेल नहीं है जो एक्चुअल में बायो में पढ़ते हैं। ये एक फिजिक्स का सेल है, ये फिजिक्स में है और ये एक डिवाइस है। ये डिवाइस है और ये डिवाइस क्या करता है, एनर्जी को फ्लो करता है किसी भी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या किसी भी लोड को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिकली चलाने के लिए, फिजिकली नहीं। तो किसी भी लोड को इलेक्ट्रिकली चलाने के लिए जो कोई भी डिवाइस एनर्जी को फ्लो करे वो कह सकते हैं कि सेल है। बेसिकली हमने यहां पर बताया आपको एक ड्राई सेल है। ड्राई सेल को हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल होता है बेटा जो रिचार्जेबल नहीं होता है। रिचार्जेबल नहीं होता है। और जो बेटा दूसरा सेल होता है वो सेकेंडरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल होता है और सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है। उसको कई बार आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपको बता दें, आपकी कार की बैटरी है, आपके घर के इन्वर्टर की बैटरी है, तो ये सब रिचार्जेबल होते हैं। तो ये हम यहां पर जो पढ़ेंगे बेटा, हम केमिकल सेल पढ़ेंगे। केमिकल सेल पढ़ेंगे या कह सकते हैं हम कि एक हम सेकेंडरी सेल का टाइप पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेल जो होता है, कई सेल होते हैं ना, तो उनमें से कोई एक सेल पढ़ेंगे जो केमिकल सेल है। तो केमिकल सेल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो रिचार्जेबल होगा। कई बार रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जो आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी है उस तरीके का। तो यहां पर सेल होता क्या है, हम यहां पर देखें। सबसे पहली पॉइंट हम ये देख लें कि जो चार्ज, ये जो बैटरी होती है, जो सेल होती है, ये सेल ये चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट यहां पर हम देख लें। बेसिकली सेल इज प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ all component of electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट के हर एक कंपोनेंट को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसी एनर्जी प्रोवाइड करता है बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो सेल होता है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये सेल की रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम सेल को रिप्रेजेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल। इसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। इसे बोलते हैं, ये जो छोटी वाली लाइन है, ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं बेटा, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। इसे बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, या इसी को हम बोल देते हैं कि ये हाई पोटेंशियल पर होता है। हाई पोटेंशियल पर होता है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल पर होता है। याद रहे बेटा, ये इसकी रिप्रेजेंट करने का मेथड है, या हम इसको ऐसे प्लस और माइनस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सेल जो होता है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक बात ध्यान रहे
कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को की सप्लाई करता है। किसे सप्लाई करता है? जो कोई भी सर्किट में लोड होता है उसे सप्लाई करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, ये एक सेल है सपोज कर लेते हैं, और यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहां पर अब ये आई करंट अगर सप्लाई कर रहा है, तो ये आई करंट अगर सप्लाई इसको कर रहा है, तो याद रखिएगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है यहां पर। वो इलेक्ट्रॉन वही है सेल में, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के पास एक इन्वेलप होता है, जिस इन्वेलप में ये सेल एनर्जी को भर देता है, बैग होता है, और वो उस एनर्जी को लेकर जाता है, यहां खर्च करता है, फिर चला आता है। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो एनर्जी को क्या करता रहता है? फ्लो बनाए रखता है टर्मिनल पर, या लोड को इलेक्ट्रिकली रन करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेल उस एनर्जी को प्रोवाइड करता रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्रिएट नहीं करता है। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो एनफ फोर्स से या एनफ पोटेंशियल से उस सर्किट में वो गोल गोल घुमाता रहता है, राउंड अप कराता रहता है। तो यहां पर एक ये बेसिक चीज है जो आपको सब बता दें। और क्या होता है? सेल द मेंटेन द एनफ पोटेंशियल डिफरेंस, सेल इज मेंटेन एनफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस for the running of the electrical appliance। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने के लिए ये एनफ पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देता है? मेंटेन करके रखता है। तो ये है सेल का वर्किंग। इस तरीके से आप सेल को समझ सकते हैं कि सेल ऐसे आइडेंटिफाई होगा। यहां पर ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, इसे पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं, इसे नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। आप सेल का वर्किंग दे जानिए कि क्या होता है। सेल बेटा समझ लीजिएगा कि सेल कभी भी वो इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में घुमाता है एनफ फोर्स से या एनफ पोटेंशियल डिफरेंस से, इलेक्ट्रॉन को एनफ एनर्जी देकर कि जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क करता रहे प्रॉपरली, यानी कि सर्किट में एनर्जी कंटिन्यूअस मेंटेन रहे। एक चीज और बता दे बेटा कि कोई सेल जब कंटिन्यूअसली एनर्जी को यहां पर प्रोवाइड करता रहता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लें सेल का कि इसके अंदर कैसे केमिकली रिएक्शन होते हैं। चॉक ले लेते हैं। एक डब्बा ले लेते हैं, या कह सकते हैं एक हमने कंटेनर लिया ग्लास का, मेटल का नहीं ले सकते बेटा। तो सपोज कर लेते हैं ये कंटेनर है या कोई पॉट है, इसमें दो नैरो ड्रिल करते हैं और इलेक्ट्रोड डालते हैं, या कह सकते हैं एक मेटालिक प्लेट डालते हैं। ये इस पर एक मेटालिक प्लेट हमने रख दिया। एक प्लेट और लगाते हैं। ये दो प्लेट हैं मेरे पास इस कंटेनर के अंदर। इसमें एक लिक्विड हम फिल कर देते हैं। इस लिक्विड को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स।
इसे बोला जाता है बेटा रॉड। अब ये बेसिकली जो रॉड होता है ये जिंक का, जेडन का होता है या कॉपर का होता है। तो इस रॉड को जब हम इनके एंड पर इस सारे सिस्टम को इसमें लिक्विड फिल करके और एक कंटेनर में रख देंगे, पूरा जब सेटअप बना लेंगे तो इलेक्ट्रोड बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है इसे? इलेक्ट्रोड। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है सब, इसमें कोई लिक्विड होगा बेटा, सपोज कर लेते हैं H2SO4 HCl, कोई ऐसा लिक्विड होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट्स एक रिएक्शन देता है, या कह सकते हैं कि जो इसमें रिएक्शन होता है उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जो एक्सोथर्मिक होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा दो चीजें होती हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक चीज होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की कह सकते हैं कि खपत होती है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। इस प्रोसेस में जब ये लिक्विड में इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स या आयंस इसमें मौजूद होते हैं, तो ये एक ऐसी लिक्विड है जिसमें नेगेटिव आयंस भी होंगे और पॉजिटिव आयंस भी होंगे। जिस प्लेट की ओर नेगेटिव आयन चलते हैं, सपोज कर लेते हैं ये नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन दोनों चलते हैं। जिधर नेगेटिव आयन चल रहे हैं इधर, और इधर पॉजिटिव आयन चल रहे हैं। ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसी को कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी बोला जाता है। कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी बोला जाता है। जिधर नेगेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव आयंस जिस प्लेट की ओर या जिस रॉड की ओर चल रहे हैं, इसे बोला जाता है बेटा एनोड। इसे बोला जाता है एनोड। जिस प्लेट की ओर पॉजिटिव आयंस चल रहे हैं इसे बोला जाता है कैथोड। यहां पर देखिए बेटा, जो ये चार्ज इधर आ रहे हैं यहां आके एक्यूमुलेट होंगे, यहां पर फ्रीज होंगे, जमा होंगे। यहां पर नेगेटिव आके जमा हो जाएंगे, यहां पर पॉजिटिव आके जमा हो जाएंगे। एक बहुत ही बेसिक बात ये देखना है, जब यहां नेगेटिव आके जमा हो गए और यहां पॉजिटिव आके जमा हो गए, तो सिंपल सी बात है कि ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया, दोनों चार्ज हो गए। अब दोनों चार्ज हो गए तो दोनों टर्मिनल के बीच में एक कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल इमिट हो जाता है। ये सेल है, तो हम इसी में पढ़ते हैं एक चीज, आप बेसिकली पढ़ेंगे कि यहां पर रेजिस्टेंस या कुछ बल्ब वगैरह कुछ भी लगा दें, तो आप बोलते हो कि इनके सेल के बीच ईएमएफ भी हम देखेंगे और उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। यहां पर मैं केवल सेल की बात करूंगा। तो यहां पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है, लोगों का यह मानना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैथोड की ओर चलते हैं, और मतलब वो बच्चों को एक कॉन्सेप्शन हो जाता है, और जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव की ओर चलते हैं। ऐसा नहीं होता है डियर स्टूडेंट। जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो इस प्लेट की ओर या कह सकते हैं एनोड की ओर चलते हैं, इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में एक ऐसा फोर्स जनरेट हो जाता है, इन पर एक ऐसा फोर्स लग जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की टेंडेंसी रखते हैं। या कह सकते हैं कि ये एक बात और बता दें आपको कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर नेगेटिव की ओर चल रहा है, इस पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रैश आउट कर जा रहा है। और यह भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या कह सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ द सेल द नेगेटिव चार्ज इज मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट, बट द इनसाइड ऑफ द चार्ज द नेगेटिव ions are moving towards the negative plate or anode and the positive ions are moves towards the positive plate। ये इनसाइड में होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इनके एक एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं इसमें इनकी केमिकल रिएक्शन से इतनी एनर्जी इनको मिल जाती है, इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उस एनर्जी से इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करने की टेंडेंसी या कह सकते हैं इसमें पावर आ जाता है। इसी वजह से जो माइनस वाले चार्ज हैं वो नेगेटिव प्लेट पर आके एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो सेल के अंदर की ये पूरी कह सकते हैं कि हिस्ट्री होती रहती है और इसी तरीके से सेल कंटिन्यूअसली माइनस यहां पर फ्रीज होंगे और प्लस आकर इस पर फ्रीज हो जाएगा और एक्सटर्नल कह सकते हैं कि उसमें सर्किट में इस सर्किट की बैटरी से बाहर जो ये सर्किट है इसमें क्या होता है कि इसके टर्मिनल से ये नेगेटिव चार्ज यहां से फ्लो होता है और पॉजिटिव में आके ये चार्ज एंट्री कर जाता है और यहां से जो कंडक्शन करंट होता है वो पॉजिटिव से चलता है और नेगेटिव की ओर आता है। देखिए बेटे, ये नेगेटिव से आया, इस प्लेट से होते हुए यहां से सर्किट को कंप्लीट करते हुए यहां आया। अगर ये नेगेटिव आयन इधर चलने लगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव यहां पर आएगा तो जाएगा कहां पर, तो इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और कंप्लीट सर्किट में ये कभी लोड उठा नहीं सकता है। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए देखिए यहां से ये बेसिकली होता ऐसा है, ये यहां पर ये इवेंट होता ही यही है कि नेगेटिव यहां से आया और इस प्लेट पर एक्यूमुलेट हुआ, यहां से सीधे होते हुए प्लेट इस पर आया और आने के बाद अगर नेगेटिव यहां से फिर इधर नहीं आएगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और इसके कंप्लीट करने के लिए ही नहीं हम बोल रहे हैं, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन करता है इसमें इतनी एनर्जी यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल ही जाती है कि उस एनर्जी को लेकर ये यहां से इस जगह को छोड़ दे और ये अपने वाले रीजन में आ जाए। और जब ये अपने वाले रीजन में आ जाता है तो फिर इसका वही काम होता है कि फिर ये फ्लो होकर सर्किट को कंप्लीट करता रहता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती रहती है यहाँ केमिकल सॉल्यूशन से इन आयंस के थ्रू और यहां से आपका सर्किट कंप्लीट होता रहता है। तो ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक सेल में मिलेगा और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सेल वर्क करेगा। हम नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सेल, सेल का फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं किस किस चीज पर सेल डिपेंड करता है और सेल कैसे कैसे इफेक्टिव हो सकता है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल कैसे लें, दिस इज द इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली बेटा कॉपर का होता है या फिर जेडन जिंक का होता है। कैसा मटेरियल लें जिसमें बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। हम एक ऐसा मटेरियल लें जिसमें बहुत आसानी से केमिकल रिएक्शन होने पर आसानी से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिसकी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मोर हो, ऐसा हम ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी ना लें कि वो रेडियोएक्टिविटी भी हो, रेडियोएक्टिव मटेरियल हो। एक ऐसा मटेरियल का चूज करना पड़ेगा हमें कैथोड के वो उसके लिए इलेक्ट्रोड के लिए कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ज्यादा हो। तो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर ये डिपेंड करेगा, ये इसका सेल। दूसरी चीज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इसका नेचर कैसा होना चाहिए। सच है, सपोज कर लेते हैं जैसे कॉन्सेंट्रेशन हुआ बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है इसी या नेक्स्ट पॉइंट है जैसे टेम्परेचर हुआ। थर्ड पॉइंट है क्लीनिनेस हुआ। तो ये सारे पॉइंट जैसे कॉन्सेंट्रेशन, अगर इस लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है
तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे। तो जो आयंस हैं, जब वो आयंस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो उनके बीच कॉलिजन बहुत ज्यादा होगा। जब उनके बीच कॉलिजन बहुत ज्यादा होगा तो हमें मालूम है कि हर एक कॉलिजन में जो आयंस होते हैं वो कुछ एनर्जी को लॉस कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो आयंस को टोटल एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रोड पर स्टोर नहीं हो पाएंगे, बल्कि उस एनर्जी से थोड़ा कम एनर्जी से पर इलेक्ट्रोड पर स्टोर होंगे। तो जो एनर्जी एक्सोथर्मल रिएक्शन में मिला, उससे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, क्योंकि उसका कुछ पार्ट एनर्जी का यहां पर कॉलिजन में, आयंस के कॉलिजन में खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो लिक्विड होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, वो थोड़ा सा या कह सकते हैं कि बहुत कॉन्सेंट्रेशन ना रहे। दूसरी चीज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर का मतलब कि अगर हम इसे हीट अप करें, इस इलेक्ट्रोलाइट्स को हीट करें, हीट करने पर यहां पर जो आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो गए तो जो आयंस हैं उनको कम टक्कर लगाना पड़ा एक दूसरे में, और वो जो एनर्जी मिल रही उससे थोड़ा सा लेस हुआ, बस बाकी एनर्जी से यहां इलेक्ट्रोड पर पहुंच गए। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तीसरी चीज है क्लीनिनेस। क्लीनेस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इस इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत ज्यादा खराब मटेरियल या बहुत दूसरा सॉल्यूशन पड़ गया हो। दूसरा सॉल्यूशन या कह सकते हैं उसमें जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा, खराब मटेरियल होंगे, उतने ज्यादा कॉलिजन बढ़ेंगे और खामखा रिडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी इसको मिल रही है वो एनर्जी लॉस होती रहेगी। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में भी आया होगा। तो अच्छे से आप इसको देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम बहुत ही बेसिक पॉइंट पर बात करेंगे ईएमएफ के, क्या होता है ईएमएफ, और ईएमएफ कैसे बैटरीज में वर्क करता है, कैसे सर्किट्स में वर्क करता है, ईएमएफ को मेजर कैसे करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल का उससे क्या रिलेशन है, टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ कैसे डिफरेंट है। तो इन सब बेसिक पॉइंट पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा।